हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता फ्रॉम अन अकेडमी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अब जो हम आज रिवीजन लेने वाले हैं दैट इज फीमा रिवीजन 2 पार्ट नंबर 2 है, जहां पे हम डेफिनेशंस एंड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड उससे रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं सेक्शन 3 सेक्शन 4 वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, ओके, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रिवीजन। बट बिफोर आई just want to proceed with the Unacademy, right? So that you can have proper understanding about how we work on the Unacademy platform. दोस्तों, if you want to watch our lectures on Unacademy platform, then you need to upload that Unacademy learning app from the Play Store and you need to install it. After installing it, there is a plus sign. You have to select the plus sign for paid lectures and free courses, special classes for demo lectures also available, and there in plus class there is a goal you need to select, that is CA foundation, enter, final, whatever the case may be. Okay, and thereafter you need to click the subscription plan which is available for 1 year to 2 year and month wise also, and there is a referral code that is Guru CA. If apply that referral code, you'll get what extra 10% discount onto that part, right? And these are the team, okay, who are working for the lectures for their respective subject. You can also watch them. So चलिए आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, राइट। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था दोस्तों आपके साथ, सिंपल सा सेशन था, दैट इज कॉल्ड एज पीआरआई एंड पीआरओआई से रिलेटेड हमने बात किया था। तो पीआरआई के केस में हमने आपको बताया था वो पर्सन जो ग्रेटर देन 182 डेज इंडिया में है, राइट, माइनस तीन चीजें आप माइनस कर दो, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आया है, या तो बिजनेस के लिए इंडिया में आया है, या तो प्रोफेशन के लिए इंडिया में आया है, या तो फिर यस यूपी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज दैट इज अनसर्टेन पीरियड के लिए वो इंडिया में आया है। तो ये केस में तो वो पीआरआई है, बाकी के केस में वो पीआरओआई माना जाएगा, राइट, यस। एंड बाकी के अदर पर्सन, राइट, जो पीआरओआई है उनको हम एज इट इज कवर कर लेंगे, बट उसमें से अगर पीआरओआई इंडिया में आता है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए या अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो उसे हम पीआरआई मान लेंगे। सिंपल ये चीज हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट, ओके। सो एक जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड देन वी विल प्रोसीड विद द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन दोस्तों, ओके। नाउ यहाँ पे बोलता है से सपोज मान लो ये इंडिया है एंड यहाँ पे जो है दोस्तों दैट इज व्हाट कॉल्ड एज से सपोज मान लो ये यूएस है, ओके, ये यूएसए है, ठीक है। नाउ इंडिया में सपोज मान लेना यहाँ पे, और यूएसए में यहाँ पे कंपनी से सपोज मान लो प्रिंटेक्स कंपनी है, ओके, प्रिंटेक्स कंपनी है, यूएस बेस्ड है एंड इसके जो है बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। इट इज द यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर प्रिंटर्स विद इट्स हेडक्वार्टर इन पुणे। तो यहाँ पे एक पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर है, जहां से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, से सपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ओके। एंड इट हैज अ ब्रांच इन दुबई एज वेल। तो इसकी एक ब्रांच जो है वो यहाँ पे दुबई में भी है, ब्रांच इन दुबई। क्वेश्चन है मेरा, इसमें से पीआरआई कौन है, पीआरओआई कौन है, ठीक है। और ये जो दुबई ब्रांच ये क्या करती है, विच इज कंट्रोल्ड बाय द हेडक्वार्टर्स इन पुणे। तो पुणे हेडक्वार्टर इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसकी ब्रांच यहाँ पे दुबई में है, जिसे कंट्रोल कौन कर रहा है दोस्तों, पुणे कर रहा है, पुणे ब्रांच, ओके। व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा 1999 ऑफ प्रिंटर यूनिट्स इन पुणे एंड दैट ऑफ दुबई ब्रांच। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा पर्सन जो है वो पीआरआई है, कौन सा पर्सन जो है पीआरओआई है ना। इस केस में अब ये चूंकि कंपनी कहाँ पे है दोस्तों, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो डेफिनेटली ये पीआरओआई हो गया, राइट। अब ये इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया थी तो ये क्या होगी, पीआरओआई हो गई, ठीक है ना। इसका यहाँ पे क्या था दोस्तों, एक यूनिट थी जो कि पुणे में थी, आ रहा है बात समझ में, यस। तो पुणे हेडक्वार्टर जो है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब ये बताओ इसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो क्या होगा। नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, ये क्या है, दिस इज द ऑफिस और एजेंसी और हेडक्वार्टर, राइट, और पीआरओआई किसका है, पीआरओआई का है।
राइट। तो इसलिए PROI का हेडक्वार्टर अगर इंडिया में आता है, ध्यान से समझना, अगर इंडिया में आता है, ये PRI और PROI हो गया, और इसका हेडक्वार्टर ब्रांच ऑफिस अगर इंडिया में आता है तो इसे हम क्या मान लेंगे दोस्तों, PRI मान लेंगे। मैंने बताया था इंडिया और PRI जो उसमें से एक आ जाए, तो ये तो PROI का था, बट चूंकि ये इंडिया में था इसलिए क्या हो गया दोस्तों, PRI हो गया। ठीक है। नाउ अब ये ब्रांच है, ये ब्रांच किसकी है, प्रिंटेक्स की है। तो ब्रांच जो है ये आउटसाइड इंडिया में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये भी PROI, और ध्यान से समझना यहां से अगर आप देखोगे तो ये भी PROI है अगर आप ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, बट दिस ब्रांच इज कंट्रोल्ड बाय पुणे विच इज व्हाट इन इंडिया। अरे बात समझ, तो दुबई ब्रांच ऑफ प्रिंटेक्स कंप्यूटर दो नॉट ओन्ड, ये ओन्ड नहीं है बट क्या ये कंट्रोल्ड है, यस इट इज कंट्रोल्ड बाय। तो वहां पे लिखा था एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी विच इज कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय, कम ऑन, पुणे हेडक्वार्टर, राइट। द दुबई ब्रांच इज अ पर्सन, क्या हो जाएगा, दुबई ब्रांच इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज an office branch or agency outside India owned or controlled by a person resident in India। आया बात समझ। तो चूंकि ये PRI हो गया, ओके, एंड दिस PRI कंट्रोल्स दिस ब्रांच जो कि आउटसाइड इंडिया, तो डेफिनेटली इसको भी हम क्या मान लेंगे दोस्तों, PRI। तो इधर से अगर आप जाओगे तो PRI है, और इधर से आप जा रहे हो तो PROI है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये देखना है कि भाई अगर ये PRI हो गया तो क्या ये भी PRI हो सकता है, यस ये भी PRI हो सकता है। तो पहले ये PROI था, बट चूंकि अब नाउ कंट्रोल्ड बाय PRI है तो डेफिनेटली PRI हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो ये इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड था इसलिए PROI हो गया ना, ये इंडिया में था इसलिए ये PRI हो गया, और ये दोस्तों आउटसाइड इंडिया था बट चूंकि ये कंट्रोल्ड बाय PRI था तो डेफिनेटली ये भी जो है इंडियन, दैट इज PRI कहलाएगा। आई होप आई एम क्लियर, यस। तो प्रिंटेक्स जो है वो PROI हो गया, यस। ये हेडक्वार्टर जो पुणे में, दैट इज PRI हो गया, एंड चूंकि इसे कंट्रोल किया जा रहा है दुबई ब्रांच को, तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, PRI कहलाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस। नाउ अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ सपोज मान लो अगेन इंडिया, यहाँ पे ध्यान रखना दो चीजें आएंगी जरूर, एक इंडियन कंट्री इंडिया आएगा और एक फॉरेन कंट्री आएगा। तो ओके, सपोज मान लो पैमटॉम इज अ लंदन बेस्ड कंपनी, तो उसे सपोज मान लो यहाँ पे पैमटॉम हो गया और ये लंदन बेस्ड कंपनी है, ठीक है, ओके, हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इट हैज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कॉल्ड लैपटॉप, ठीक है। अगेन वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर इन कहां पे है दोस्तों, से सपोज मान लो इसको मैंने पुणे ले लिया, ठीक है, इट इज अ ब्रांच इन साउथ कोरिया। अब सपोज मान लो इसका जो ब्रांच है, ध्यान से समझना, इसका एक ब्रांच है वो साउथ कोरिया में है, साउथ कोरिया में इसका एक ब्रांच है, ओके, यस, विच इज कंट्रोल्ड बाय द हेडक्वार्टर, ठीक है, इसे कंट्रोल किया जाता है, इसका एक ब्रांच कहां पे है, यहां पे, इसे कंट्रोल किया जा रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। ना अब यहाँ पे क्या हो गया, एक बढ़िया अच्छी चीज हो गई ना, यहाँ पे ये साउथ कोरिया जो यहाँ पे इसका ब्रांच था, ओके, नाउ सपोज मान लो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक ब्रांच है, इसका ब्रांच कहाँ पे था, श्रीलंका में था, ध्यान से समझना, ब्रांच कहाँ पे था, श्रीलंका में था, ओके, और ये इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसे ले लेते हैं। अब क्वेश्चन मेरा ये आता है, तो श्रीलंका ब्रांच तो जो था ये हेडक्वार्टर का एक उसने सब ब्रांच बना दिया था, सब ब्रांच ले लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने सब ब्रांच यहाँ पे बना दिया, तो बताओ जरा फटाफट से, यहाँ पे एक एजेंसी, ठीक है, यस। तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ये इसका जो स्टेटस है, नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड एज PROI, यस, क्यों, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। अब चूंकि इसका ब्रांच है यहाँ पे, बताओ जरा फटाफट से, इंडिया में है, यस, और ऑफिस ऑफ PROI है, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा, PRI हो जाएगा ना। इसने अपना एक सब ब्रांच ओपन कर दिया, एक ऑफिस से, सपोज मान लो मैंने बोला ऑफिस ओपन कर दिया, कहां पे, श्रीलंका में। तो अब बताओ ये श्रीलंका वाला जो यहाँ पे इसने ऑफिस ओपन किया हुआ है, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि ये था PRI और इसने ऑफिस लोकेट कर दी कहां पे, आउटसाइड इंडिया। आ रहा है बात समझ, तो डेफिनेटली क्या हो गया, PRI हो गया।
पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? यस, इस केस में ये क्या बन गया था, PRI, और PRI ने अगर बाहर कोई भी ऑफिस ओपन कर दिया तो ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, PRI, एंड ये इसको कंट्रोल कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, PRI। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अगर ये इसको कंट्रोल करता तो भी PRI था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लो इसका ब्रांच एक यहाँ पे होता, इसने अपनी एक ऑफिस खोल दी यहाँ पे और ये ऑफिस ने इसको कंट्रोल कर रहा है, तो नाउ इन दिस केस इट इज व्हाट कॉल्ड एज PROI। तो अगर ये ऑफिस, क्योंकि ये ऑफिस क्या है दोस्तों, PRI नहीं है, आ रहा है बात समझ, इट इज नॉट PRI, इट इज PROI। तो PROI कंट्रोल करेगा तो भी ये क्या कहलाएगा, PROI कहलाएगा, PRI नहीं कहलाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, तो ये जस्ट मैंने एक क्रक्स दे दिया, दैट इज PRI एंड PROI का। नाउ अब जो हम कॉन्सेप्ट आते हैं दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज current account transaction and capital account transaction. Now what do you mean by capital account transaction and what do you mean by current account transaction? So अब इन दो पर्सन है, एक PRI है, PROI है, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन मैंने बताया था दो तरीके से होता है, एक तो दैट इज करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, दूसरा जो है दोस्तों दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? तो अगर आप डेफिनेशन देखते हो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पे मीन्स अ ट्रांजेक्शन विच ऑल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज। यहाँ पे एक क्रक्स बहुत बढ़िया बताऊंगा, आप दिमाग में फिट करिएगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं PRI एंड PROI के बीच में, PRI एंड PROI के बीच में एक ट्रांजेक्शन होता है, ध्यान से समझना, which alters the assets or liabilities including contingent liabilities outside India of persons resident in India। क्या मतलब बोल रहा है, मीन्स अ ट्रांजेक्शन विच ऑल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब अगर ये इंडिया है और यहाँ पे मिस्टर एक्स ट्रांजेक्शन कर रहा है और यहाँ पे USA में उसने बिल्डिंग क्रिएट की, मेरी बात ध्यान से समझना। ओके, तो नाउ अब अगर ये बिल्डिंग बाय करता है, ध्यान से समझना, ये कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्या कहलाएगा ये, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। रीजन इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे ये जो एक्स है ये PRI है और PRI ने एसेट कहां पे बनाया, ध्यान समझना, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्टर्स द एसेट्स, ऑल्टर्स इंक्लूड व्हाट, क्रिएट। यहाँ पे इसने एसेट क्रिएट किया है, ये PRI ने एसेट कहां पे क्रिएट किया, इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में, आउटसाइड इंडिया। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया। ये किसका है, एसेट ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इंडिया में है, ओके, और वो अगर बिल्डिंग परचेज कर रहा है या बिल्डिंग को सेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आया बात समझ में या नहीं आया? यस, इट इज व्हाट कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पिक्चर क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? यस। तो इस केस में ध्यान समझना, आउटसाइड इंडिया में जब भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो ट्रांजैक्शन जो कहलाएगा दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, यस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो से सपोज इस केस में PROI ने PRI के साथ क्या किया, बिल्डिंग परचेज की। अब ये बिल्डिंग कहां पे थी, इंडिया में, ध्यान से समझना, ये बिल्डिंग कहां पे है, इंडिया में। तो ये जब इंडिया में एसेट है इसका, ध्यान समझना, इंडिया में एसेट किसका है, PROI का, ये लिखा हुआ है, देखो जरा फटाफट से, एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ PROI। आ रहा है बात समझ में? यस। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्या कहलाएंगे दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या हो गया कि अगर PRI का एसेट आउटसाइड इंडिया में होना चाहिए और PROI का एसेट इंडिया में अफेक्ट होना चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा दोस्तों। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब मान लो अगर ऐसा होता, PROI है, ध्यान से समझना, PROI है, इसने PRI को पैसे दिए, कि भाई मुझे बिल्डिंग परचेस करनी है, बट इस PRI की बिल्डिंग कहां पे थी, यहां पे थी, ध्यान से समझना, PRI की बिल्डिंग कहां पे थी दोस्तों, यहां पे थी। ये इंडिया में बिल्डिंग है क्या, नहीं। तो अब PROI क्या कर रहा है, बिल्डिंग परचेस कर रहा है, जो कि बिल्डिंग ऑलरेडी कहां पे है दोस्तों,
आउटसाइड इंडिया में, इंडिया में नहीं है, तो इस केस में ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एसेट जो है इंडिया में नहीं है। तो इसने क्या बोला है कि अगर PROI कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, ध्यान से समझना, PROI कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यस, PROI अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है और वो एसेट जो है आउटसाइड इंडिया में है, तो ये जो बिल्डिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ये जो बिल्डिंग है PROI के लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। बट क्या PRI के लिए ये ट्रांजैक्शन, बोलो जरा फटाफट से, क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा? PRI की अगर मैं बात करूं तो PRI के केस में क्या हो गया कि इसने ट्रांजैक्शन किया और एसेट कहां पे है दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से, एसेट कहां पे है? आउटसाइड इंडिया है। अब ये अगर एसेट PRI परचेज करता है तो डेफिनेटली क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा? यस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, क्योंकि PRI के केस में एसेट कहां पे होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया, और PROI के केस में कहां पे एसेट होना चाहिए? इन इंडिया। तो ट्रांजैक्शन जो है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस। नाउ यहां तक अगर मैं क्लियर हूं तो चलिए आ जाइए, आगे आते हैं हम। सो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया एंड इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस रिफर टू इन सेक्शन दैट इज सेक्शन 6(3). तो 6(3) जब हम पढ़ेंगे, ओके, तो 6 में, सेक्शन 6 में जो बात कही होगी स्पेसिफिकली उस ट्रांजैक्शन को भी अपन क्या मान लेंगे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। तो बट बाय डेफिनेशन आप सिर्फ इतना याद रखना, PROI के साथ अगर ट्रांजैक्शन करता है और वो एसेट कहां पे है? आउटसाइड इंडिया में, तो PRI के लिए वो ट्रांजैक्शन कौन सा है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। PROI अगर PRI के साथ ट्रांजैक्शन करता है और इसका जो एसेट है वो कहां पे? इंडिया में है और इंडिया में अफेक्ट हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन भी क्या कहलाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और डेफिनेटली ये जो सारे ट्रांजैक्शंस होंगे दोस्तों वो किस नेचर के होंगे? कैपिटल नेचर के होंगे, कैपिटल नेचर के होंगे। बट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एकदम बिल्कुल अपोजिट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। क्या बोलते हैं? मींस अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉलोइंग सच ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स। नाउ सिंपल लैंग्वेज में इसने बोले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को छोड़ के जितने भी ट्रांजैक्शन है सब करेंट अकाउंट। तो आपने सिर्फ चेक क्या करना है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन चेक करना है, क्या ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट है या नहीं। अगर वो कैपिटल अकाउंट है आप कंसीडर कर लो, नहीं है तो वो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अपने आप बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शंस को उन्हें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना हुआ है। नंबर 1, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद द ट्रेड। ध्यान से समझना, कैपिटल नेचर की नहीं बात कर रहा, बिजनेस की बात कर रहा है। यहां पे बात बिजनेस की होगी, गुड्स की होगी, सर्विसेज की होगी। ओके, शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, लॉन्ग टर्म बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म कवर नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या बोल रही है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑलवेज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। बट लॉन्ग टर्म लोन वगैरह ले लिया तो उसके लिए सेपरेट रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अप टू द सर्टेन लिमिट जो है, अप टू द सर्टेन लिमिट वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बट जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करेगा तो वो जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में हो जाए, क्योंकि उसे हम लोन की कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं। ओके, देन इसके बाद पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, सो अब लोन की बात चल रही है, वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो दिस इंटरेस्ट पेमेंट जो आप रिकरिंग नेचर पे प्रोवाइड कर रहे हो ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, राइट। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को करने से, राइट, एसेट्स जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहे, इनकम जो आ रही है इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट तो एज इट इज, सपोज आपने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब आउट ऑफ दैट 20 लाख रुपए में से आपको 50,000 रुपए जो है इनकम मिल रही है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो वहां पे एसेट या लायबिलिटीज अफेक्ट नहीं हो रही। ध्यान से समझना, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए एसेट और लायबिलिटीज का अफेक्ट होना दोस्तों बहुत जरूरी था। आ रहा है बात समझ में? बट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए एसेट लायबिलिटीज का अफेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आप रिकरिंग नेचर का बिजनेस से रिलेटेड, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है। रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड। ओके, तो आप रेमिटेंस कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ओके,
फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन रेसाइडिंग अब्रॉड। तो वो अब्रॉड में रह रहे हैं, आप इंडिया में हो, ठीक है, तो पीआरआई ने अब वो चूंकि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गए और उनको आप हर महीने जो पेमेंट कर रहे हो, आ रहा है बात, क्या एसेट अफेक्ट हो रहा है उससे? एसेट अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो रेमिटेंसेस को भी जो है वो हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में कवर करेंगे। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल, आप अपने बच्चों से मिलने फॉरेन टूर करते हो, फॉरेन ट्रेवल करते हो, या आप एजुकेशन के लिए उनको पेमेंट दे रहे हो, मेडिकल के लिए आप पेमेंट दे रहे हो, तो डेफिनेटली इज नॉट कॉल्ड एज व्हाट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट एनी एसेट्स और लायबिलिटीज लोकेटेड एट अब्रॉड। आ रहा है बात समझिए? तो जब भी आप पीआरआई की बात करना, एसेट हमेशा कहां पे फिक्स करना है, अपने को दिमाग में रखना है, अब्रॉड में होना चाहिए। जब भी आप पीआरओआई की बात करोगे, एसेट कहां पे होना चाहिए दोस्तों? इंडिया में होना चाहिए। और जब यहां पे ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होगा उसकी वजह से ये एसेट्स अफेक्ट कर रहे होंगे, आ रहा है बात समझ? द ट्रांजैक्शन इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, अदरवाइज ट्रांजैक्शन इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और स्पेसिफिकली वहां पे इसने बता दिया कि ऐसे ट्रांजैक्शन अगर होते वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही होते। तो आप तो दिमाग में बस एक रूल फिक्स करो यहां पे कि पीआरआई के लिए एसेट कहां पे होना चाहिए? अब्रॉड में। पीआरओआई के एसेट कहां पे होना चाहिए? इंडिया में। तो जब भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी वजह से कोई एसेट अफेक्ट हो रहा है जो अब्रॉड में है या तो फिर इंडिया में है रिस्पेक्टिवली, ओके, तो उस केस में जो दोस्तों दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं। कोई भी चीज अगर इंडिया के बाहर जाएगी, ये इंडिया है तो इंडिया के बाहर जा रही है, ध्यान से समझना। इसका आपने कस्टम ड्यूटी अगर आपने पढ़ा हो, राइट, तो कस्टम ड्यूटी में आप देखते हो यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है ना? तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कब लगती है? जब गुड्स इंडिया के बाहर जाता है। कहां पे जाता है? गुड्स इंडिया के बाहर जाता है। और कहां पे जाता है दोस्तों? इंडिया के बाहर। यहां से इंडिया के बाहर गया और पहुंचना भी, उसका डेस्टिनेशन भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस। तो अगर आउटसाइड इंडिया होता है, ध्यान समझना, आउटसाइड इंडिया होता है तो फिर इसे एक्सपोर्ट माना जाएगा। मतलब इंडिया से बाहर गया और घूम फिर के गुड्स अगर इंडिया में आ गया तो उसे आप एक्सपोर्ट नहीं मानोगे। मतलब इंडिया से गुड्स बाहर जाना चाहिए एंड इंडिया से गुड्स बाहर पहुंचना भी चाहिए। तो डेस्टिनेशन भी बाहर हो एंड ओरिजिन भी इंडिया से बाहर जा रहा हो। आगे बात समझ? यस। तो द मोमेंट जब गुड्स बाहर जाता है इंडिया से, उसे हम क्या मान लेते हैं? एक्सपोर्ट। बट एक्सपोर्ट मटेरियलाइज कब होगा? जब वो उसका डेस्टिनेशन भी आउटसाइड इंडिया होगा दोस्तों, राइट? यस। और अगर आप इंपोर्ट की बात करते हो, यहाँ पे इंपोर्ट की भी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं। यस, ये रहा। इंपोर्ट मींस व्हाट? जब गुड्स इंडिया में आ रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। आ रहा है बात समझ? तो जब गुड्स इंडिया में आ रहा है ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एज व्हाट? इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट मतलब समझ में आया, जब गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा हो और पहुंच भी रहा हो बाहर। और इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया? इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया? जब गुड्स इंडिया में आ रहा हो फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस। तो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन दोस्तों जो मैंने आपके साथ कवर की। एक हमने कवर किया पीआरआई, एक हमने कवर किया पीआरओआई, एक हमने कवर किया पर्सन, एक हमने किया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक हमने कवर किया दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ओके, एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इतनी डेफिनेशन जो है दोस्तों हमने यहाँ पे कवर कर दी है। यस। ओके, सो इतनी डेफिनेशन जो है यहाँ पे हमने कवर कर दी है, राइट? यस। नाउ अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देखो एक डेफिनेशन यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये बोलता है एन इंडियन रेसिडेंट इम्पोर्ट्स मशीनरी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये इंडिया है, ये आउटसाइड इंडिया, दो चीज हमेशा बना लेना, ठीक है? इंडियन रेसिडेंट से सपोज मान लो इंडियन रेसिडेंट है, ठीक है, और ये फॉरेन रेसिडेंट है, ठीक है, FRNIR, ओके। एन इंडियन रेसिडेंट इंपोर्ट मशीनरी, यहाँ पे मशीन इंपोर्ट हुई, ठीक है, कोई बात नहीं है, फ्रॉम अ वेंडर इन यूके फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री। तो ये यहाँ पे फैक्ट्री था, इसने मशीन यहाँ पे इंस्टॉल करवा दी, ठीक है। एज पर अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स लॉ मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये मशीन जो आपने इंपोर्ट की है इसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मानेंगे, ऐसा बोल दिया। However, under FEMA, it does not alter or create an asset in India for the UK vendor। कि मेरे को ध्यान से समझना, अब यहाँ पे ये जो
फॉरेन रेसिडेंट था और इसने जब गुड्स एक्सपोर्ट किया, क्या किया, एक्सपोर्ट किया, तो बताओ ये मशीन, क्या ये मशीन जो इंडिया में है, ध्यान से समझना, PROI ये है, यस, और मैंने क्या बोला था, PROI का एसेट अगर इंडिया में है और वो अगर अफेक्ट हो रहा है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या फॉरेन रेसिडेंट का ये जो मशीन यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, क्या ये उसका एसेट है? नहीं, क्योंकि यहां से जैसे ही एक्सपोर्ट हुआ बात खत्म। टाइटल ऑफ द गुड्स, टाइटल ऑफ द गुड्स गेट चेंज, राइट नाउ इसका ओनरशिप कौन है, IR, नॉट FR। तो चूंकि ये इसका एसेट ही नहीं था, इट इज नॉट कवर्ड अंडर व्हाट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज व्हाट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आई होप आई एम क्लियर, यस, आई होप आई एम क्लियर, यस, बिल्कुल, ये इसका एसेट नहीं था। आ रहा है बात समझ, इसने ये कहां पे था दोस्तों, ये यहीं पे था, FR का जो मशीन था वो कहां पे रखा हुआ था, यूके में ही रखा हुआ था, और उसने इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर दिया। तो जब एक्सपोर्ट किया तो ये जो मशीन इंस्टॉल हो रही है इंडिया में, क्या ये FR का एसेट है, ये IR का, दैट इज द एसेट बिलोंग्स टू व्हाट, IR, हेंस इट इज नॉट कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज व्हाट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। अब आप यहाँ पे बोलोगे कैश में ट्रांजैक्शन था, सर ठीक है, इसने कैश ले लिया, बात कर, सर मान लो अगर क्रेडिट में होता तो क्या होता ना, क्रेडिट में होता तो भी आप सोचो, क्या यहाँ पे कोई लाइबिलिटी या कोई एसेट एग्जिस्ट कर रहा था उसका, नहीं, एसेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्रेडिट पे था ना, कोई बात नहीं है, इसने पैसे जब भी दे देना था, बात खत्म हो जाती, राइट। बट क्या ये एसेट उसका था, नहीं, एसेट उसका नहीं था भाई, टाइटल तो ट्रांसफर हो चुका था, सिर्फ पेमेंट करना बाकी था। आ रहा है बात समझ में, यस। तो ये मशीन जो है हमेशा, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, क्या कहलाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आई होप आई एम क्लियर, मैंने सिंपल लैंग्वेज में, PRI है उसका एसेट अब्रॉड में होना चाहिए, एंड PROI है उसका एसेट इंडिया में होना चाहिए। इस केस में ये जो मशीन है ये एसेट ही FR की नहीं है बल्कि IR की है। आगे बात समझ, इंडियन मतलब इंडियन कंपनी का एसेट हो गया ये, तो डेफिनेटली ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। बोलो जरा फटाफट से दोस्तों, क्लियर और नॉट क्लियर, यस, ओके। नाउ इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, यस, यस, ये रहा कुछ एग्जांपल्स हैं, चलो इसको भी बता दो, फटाफट से कवर कर लेते हैं। मिस्टर ए हैड रिसाइडेड इन इंडिया, ठीक है, ये इंडिया हो गया, तो मिस्टर ए यहाँ पे रह रहा है, ओके, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 इंडिया में रहा है, लेस देन, ओके, लेस देन 182 डेज, ठीक है। तो अब लेस देन 182 डेज 15-16 में रहा है, तो बताओ जरा फटाफट से, क्या ये रेसिडेंशियल स्टेटस इसका क्या होगा, PRI और PROI। He had come to India again on 1st April 2016. Now ये अब नेक्स्ट टाइम कब आया, 1st अप्रैल 2016 में आया, मतलब 15-16 में ये 182 डेज से कम था, राइट। तो अब बताओ 182 डेज से कम था, तो 2016-17 का अगर मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है तो मैं प्रीसीडिंग ईयर देखूंगा, आगे अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2015-16 था, और चूंकि वो लेस देन 182 डेज था, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, PROI कहलाएगा। आगे बात समझ में नहीं आया, 16-17 के लिए PROI कहलाएगा। 16-17 में अगर आपको चेक करना है तो 15-16 का आपको 182 डेज चेक करना पड़ेगा, क्लियर, यस। अब ये बोलते हैं साहब दोबारा ये जो आया 1 अप्रैल 2016 में आया, तो 2016-17 में ये फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे आया होता, देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आया हुआ था। तो अगर बाहर का बंदा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है, बोलो जरा फटाफट से, क्या उसको PRI माना जाएगा, यस। इंडिया में अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है तो माना जाएगा, बट इंडिया से बाहर अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो वो उसे PRI हम नहीं मानेंगे। आ रहा है बात समझ में, यस। तो इस केस में जो है वो 16-17, ध्यान से समझना, 16-17 में क्या वो PRI माना जाएगा, नहीं, PROI माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो यहाँ पे देखो, अच्छा, अब चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर 16-17, व्हाट वुड बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, तो इसको क्या माना जाएगा दोस्तों, PROI माना जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। बट चूंकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आ गया है, कब, 1 अप्रैल 2016 से, सो इस डेट से ऑनवर्ड, इस डेट ऑनवर्ड इसको फिर से PRI माना जाएगा। मैंने बताया था ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आ गया है तो डेफिनेटली उसे हम PRI मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, मिस्टर ए हैड कम टू इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16, he was in India for less than 182 days, okay, since he has not fulfilled the condition of staying in India for more than 120 days, Mr. A will not be considered as a residential
फाइनेंशियल रेसिडेंशियल पर्सन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17। ओके, तो 16-17 में हमने उसको PRI नहीं माना, PROI मान ली। बट जैसे ही वो 1 अप्रैल 2016 को इंडिया में आया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो सो ही में प्राइमरली कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। आगे बात समझ। बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, however, as he has come for employment, he will be considered as Indian resident from 1 April 2016। आगे बात समझ में? यस। तो आप 182 वाला अगर कॉन्सेप्ट पकड़ते हो तो यस, ही इज कंसिडर्ड एज व्हाट, PROI, क्योंकि लेस देन 182 डेज था। बट चूंकि वो 1 अप्रैल 2016 में इंडिया में आ गया फिर से, तो उस दिन, जिस दिन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आया, उसे हम अगेन क्या मान लेंगे? PRI मान लेंगे दोस्तों। आई होप आई एम क्लियर। यस, चलो देन इसके बाद मिस्टर एक्स हैड रेसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16 for less than 182 days. Okay, he had come to India on 1st April 2016। तो एक बार चेक करते हैं फिर से, फाइनेंशियल ईयर 15-16। ओके, कितना था? लेस देन 182 डेज था। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? PROI हो जाएगा। क्लियर? अगेन ये 1 अप्रैल 2016 को आ गया। ठीक है, बट ये किसके लिए आया था? बिजनेस के लिए आया था। यस, तो बिजनेस के लिए आ गया तो डेफिनेटली ये किसके लिए हो जाएगा? PRI फिर से हो जाएगा। ही इंटेंड्स टू लीव द इंडिया ऑन 30th अप्रैल 2016। मतलब अप टू 31 मार्च 17 तक ये पूरा इंडिया में रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, मतलब ग्रेटर देन 182 डेज हो गया अगेन। ओके, और फिर अब ये क्या बोल रहा है भाई साहब? 17-18 में ध्यान समझना, ही इंटेंड्स टू लीव द बिजनेस ऑन, ओके, तो 30th अप्रैल, तो 30th अप्रैल 2017 को लीव इंडिया, इंडिया से जा रहा है। ध्यान से समझना, इंडिया से जा रहा है किस पर्पस के लिए? एंड लीव इंडिया ऑन 30th, ओके, लीव इंडिया ऑन 30th अप्रैल 2017 एंड, अच्छा, लीव द बिजनेस ऑन 30th अप्रैल 2017 एंड लीव इंडिया ऑन 30th जून 2017 को लीव इंडिया। तो यहां पे बिजनेस इसने बंद कर दिया, तो जैसे ही बिजनेस बंद कर दिया और इंडिया से छोड़ के चला गया। अब मेरे को ये देखना है कि 1 अप्रैल से लेके 30th जून तक क्या 182 डेज, 182 डेज, मेरी बात ध्यान से समझना। तो ये 182 डेज वाला पॉइंट हम किसके लिए कंसीडर करेंगे दोस्तों? 17-18 के लिए या 16-17 के लिए? 16-17 के लिए। क्या चेक करने के लिए? 17-18 का रेसिडेंशियल स्टार्ट चेक करने के लिए। तो चूंकि 16-17 में ये 182 डेज से ज्यादा था, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे PRI हो गया। बट चूंकि ये यहाँ पे इंडिया छोड़ के जा रहा था, देखो जरा यहाँ पे इंडिया छोड़ के जा रहा था 30th जून, व्हाट वुड बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016, 17 एंड 17, 18 अप टू द डेट ऑफ हिज डिपार्चर। तो यहाँ पे अब ये बोल रहा है इंडिया छोड़ के जा रहा है। अब इंडिया छोड़ के जा रहा था तो अनसर्टेन पीरियड है क्या? यस, अगर अनसर्टेन पीरियड है तो फिर उसे हम PROI मान लेंगे दोस्तों। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, तो यहाँ पे आप देखो, as explained in the above example, Mr. X will be considered as PRI from 1 अप्रैल 2000। देखो आ गया ना, 1 अप्रैल 2016 बिजनेस के लिए तो हमने PRI मान लिया। यस, एज रिगार्ड फाइनेंशियल ईयर 2017-18, Mr. X would continue to be an Indian resident from 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड से उसको इंडियन रेजिडेंट माना जाए। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 182 डेज वो 16-17 में पूरा इंडिया में रहा है। If he leaves India for the purpose of taking up employment or for outside India or for any purpose as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period, he would cease to be person resident in India। तो 30th जून को वो इंडिया छोड़ के चला गया, तो 1 जुलाई ऑनवर्ड, ओके, 1 जुलाई ऑनवर्ड उसको क्या मान लिया जाएगा? PROI मान लिया जाएगा। तो इट में बी नोटेड दैट इवन इफ मिस्टर एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन एंड इफ ही हैज नॉट लेफ्ट इंडिया फॉर एनी दिस पर्पस, he would be considered person resident in India during the financial year 17-18। Thus it will depend upon the purpose of living in India। तो मैंने बताया ना कि अगर अनसर्टेन पीरियड या बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो उसे PROI मान लिया जाएगा। बट अगर वो बाकी और किसी पर्पस के लिए घूमने फिरने जा रहा है तो वो रिमेन जो है PRI रहेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस, ओके, देन इसके बाद यहाँ पे आता है मिस्टर जेड हैड रेसाइडेड इन इंडिया 2015-16 को। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, he लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अगस्त 16। तो 1 अगस्त 16 को ये इंडिया से चला गया। ठीक है, ओके, फॉर हायर स्टडीज, ओ स्टडीज करने गया फॉर 3 इयर्स। ठीक है,
ओके, व्हाट वुड बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16-17 एंड 2017-18? सिंपल अपने को ये चेक करना है, राइट? यस, तो सिंपल से बोल रहा है मिस्टर जेड हैड रेसिडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में। ओके, तो 2015-16 में वो इंडिया में था। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अगस्त 2016। ओके, तो अब चूंकि ये ग्रेटर देन 182 डेज तक, क्योंकि ये पहली बार इंडिया से कब गया, यहाँ पे 1 अगस्त को गया इंडिया से, राइट? तो मैं मानता हूँ 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक था। तो 1 अप्रैल 2016 से उसे क्या माना जाएगा? इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा। 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2016 से क्या माना जाएगा? PRI माना जाएगा। ओके, चलो ठीक है। अब ये PRI था, बट अब ये क्या बोल रहा है? ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अगस्त। अब 1 अगस्त को जो था वो इंडिया छोड़ के चला गया, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे तो वो PRI आ गया था, बट चूंकि 1 अगस्त को इंडिया छोड़ के गया, बट किसके लिए जा रहा है? हायर स्टडीज के लिए जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस, हायर स्टडीज के लिए जा रहा है। तो फिर इस केस में क्या माना जाएगा दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या माना जाएगा? क्या ये बताओ जरा फटाफट से। एम्प्लॉयमेंट के लिए गया? नहीं गया। बिजनेस के लिए गया? नहीं गया। वोकेशन के लिए गया? नहीं गया। अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं गया। अनसर्टेन पीरियड मतलब पता ही ना हो, बट यहाँ पे बोला कि भाई 3 साल के लिए जा रहा है, तो वापस आने वाला ही है। आ रहा है बात समझ? यस। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो किसी भी चीज के लिए जाता है, ध्यान से समझना, अगर वो किसी भी चीज के लिए जाता है तो उसे क्या माना जाएगा? यस, उसे क्या माना जाएगा दोस्तों? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, बट इन 3 पर्पस के लिए अगर वो इंडिया से जाता है तो वो फिर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बट अदर देन 3 पर्पस से जाता है तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, मिस्टर जेड हैड रेसिडेड इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2015-16 फॉर मोर देन 182 डेज। ठीक था, तो फर्स्ट टाइम उसने चूंकि अगस्त में छोड़ा था, तो आफ्टर दैट ही हैज गॉन टू यूएसए फॉर हायर स्टडीज। इन अदर वर्ड्स, he has not gone out of a state outside India for or on taking up employment for carrying out business any other purpose is not circumstance as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period. बिल्कुल, so accordingly he would be a person resident in India during the financial year even 16-17. RBI has however clarified in its AP, okay, that students will be considered as non-resident. Okay, this is because usually students start working there to take care of their stay and cost of study. तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आया है, ओके, 8 December 2003, that students will be considered as non residents. This is because usually students start working there to take care of their stay. तो यहाँ पे ये वर्किंग करने लगते हैं, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट में आ गया, इसलिए वहां पे उनको हम नॉन रेसिडेंट मान लेते हैं। बट अगर अदरवाइज अगर हम प्रिंसिपली बात करें, सेक्शन की बात करें, तो उसे जो है रेसिडेंट इन इंडिया ही माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस, तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 ही वुड नॉट हैव बीन इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर पीरियड एक्सीडिंग 182 डेज। अकॉर्डिंगली he would not be person resident India during the financial year 17-18. ओके, तो इस क्लैरिफिकेशन के हिसाब से उसने बोला कि भाई ठीक है, जब वो आउटसाइड इंडिया गया था, मेरी बात ध्यान से समझना, आउटसाइड इंडिया जब गया था तो वो कब गया था दोस्तों? आउटसाइड इंडिया गया था तो 1 अगस्त को गया था। अगस्त को गया था ना? यस, 1 अगस्त 2016 को गया था, राइट? यस, तो इस दिन जिस दिन जा रहा है, फिर भी इसे क्या माना जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, क्योंकि वो 3 पर्पस नहीं थे। ठीक है, अब 31 मार्च आ गया, 31 मार्च 17 आ गया बात समझ? यस, तो अब अगर 31 16 से लेके 17 देखोगे तो दैट इज लेस देन 182 डेज आ रहा है, तो 17-18 के लिए अब जो है वो PROI हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स उसको क्या मान लिया जाएगा? PROI मान लिया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर? यस, तो इसमें बहुत सिंपल सा तरीका आपको देखना है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर का आप 182 डेज देख लो एंड करेंट ईयर पे आप ये देख लो कि भाई वो 3 चीजें सर्कमस्टांसेस यहाँ पे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो 3 सर्कमस्टांसेस हैं तो उसे हम, अगर वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो हम उसे PROI मान लेंगे। आई होप आई एम क्लियर? यस, और अगर वो इंडिया में आ रहा है बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन तो हम उसे PRI ही मानेंगे, PROI नहीं मानेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। ओके, सो ये दोस्तों रहा हमारा PRI एंड PROI का। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है ये हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट सेशन पे जो हम कल कवर अप करेंगे उसमें हम सेक्शन नंबर 3, 4 एंड 5
ये सारी चीजें जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इजाजत दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।